तो जैसे अपोजिटिव और दाटिव केस होते हैं, वैसे ही अपोजिटिव और दाटिव प्रीपोजिशन भी होती है। तो सेम ऐसे ही जैसे गेनेटिव केस होता है, वैसे ही गेनेटिव फिक्स प्रीपोजिशंस भी होते हैं। तो प्रीपोजिशन में हमने देखा था, जब भी गेनेटिव प्रीपोजिशन या कोई भी प्रीपोजिशन यूज होती है तो आप सिर्फ नाउन को देखते हो और उस प्रीपोजिशन का मीनिंग देखते हो कि उस प्रीपोजिशन का क्या मीनिंग है, और बस उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हो। तो गेनेटिव प्रीपोजिशन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है जैसे ही आप B1 में आते हो। B2 में भी एज इट इज आएगा, ये टॉपिक भी एज इट इज आएगा और ये प्रीपोजिशंस भी एज इट इज वहां पे भी आएगी, एग्जैक्टली सेम ही। आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो उससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि अगर आप B1 में बहुत फोकस थे और आपने बहुत अच्छे से किया तो फिर B2 कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर आपने B1 अच्छा किया है तो B2 बहुत कुछ भी दिक्कत नहीं है आपके लिए, बहुत आसान है। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ। क्यों? क्योंकि B1 आप अभी देख रहे हो, पर मैं तो B2 पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूँ, तो मुझे तो पता है ना आप क्या पढ़ने वाले हो। और मैं B1 भी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये भी पता है कि यहाँ से वहां क्या जाने वाला है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई आगे हर चीज यहीं से आने वाली है। तो प्लीज B1 को सबसे ज्यादा टाइम देना, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ये अच्छा हो गया तो B2 अपने आप अच्छा है, और अगर ये खराब हो गया तो B2 में तो फिर भूल जाना, क्योंकि B1 की वोकेब भी वास्ट है। तो A1 थोड़ी कि थोड़ी बहुत 1000-1500 वोकेब कर ली और हो गया। B1 की खुद की वोकेब है कम से कम 4-4, 5-5 हजार। वो आपको फोकस करके देखना पड़ता है। तो देखो, गेनेटिव प्रीपोजिशन से करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, वो जो आर्टिकल्स के जो रूल्स हैं वो तो सेम ही है। मैस्कुलिन न्यूट्रल के लिए वही देस है, आइनस है ना। और फेमिनियन और प्लूरल के लिए वही देयर है और आइनर है, फेमिनियन के लिए वो तो सेम ही है, उसमें हमें कोई समझने की जरूरत नहीं। बस आप तो ये देखो, वेरेंट प्रीपोजिशन जो है वो गेनेटिव है, और वेरेंट का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग। ठीक है, तो वेरेंट देस unteris spricht niemand, तो वेरेंट यहां ऑटोमेटिकली क्या हो गई? गेनेटिव। और गेनेटिव होने की वजह से यहाँ पे सीधा सा यूज आर्टिकल देखो चेंज हो गया, देस कन्वर्ट हो गया। तो वेरेंट देस unteris spricht niemand, ड्यूरिंग द क्लास नो वन स्पीक्स। वेरेंट देस स्पेल्स यूबेल आले। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो वेरेंट जो है वो क्या है? ड्यूरिंग। और सेंस क्या आ गया? ड्यूरिंग द गेम। वेरेंट देयर पाउजे ड्यूरिंग द ब्रेक। और वेरेंट देयर फेरियन ड्यूरिंग द वेकेशन। एंड वेरेंट देस एसेंस यानी ड्यूरिंग द फूड। सेंटेंस एक है या दो है? ओनली वन सेंटेंस, क्योंकि ये क्या चल रहा है? प्रीपोजिशन, कनेक्टर नहीं है ये। पर जब आप आगे B2 में जाओगे तो वेरेंट कनेक्टर भी बन जाएगा, बट अभी उसको मत देखना, सिर्फ इसको। वेगन प्रीपोजिशन आप लोगों ने पहले भी देखी थी, जब मैंने आपको बता दिया था, जब हमने वो रीजन वाले देखे थे ना, तो उसमें वेगन आया था, बिकॉज ऑफ होता है। तो वेगन डेस रेगन्स bleiben wir zu Hause, बिकॉज ऑफ द रेन वी आर स्टेइंग एट। वेगन डेस वेटर्स का मतलब क्या हो गया? बिकॉज ऑफ द वेदर। वेगन देयर Krankheit बिकॉज ऑफ द इलनेस। वेगन देयर Bauarbeiten बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क। और वेगन देस लैम्प्स बिकॉज ऑफ द नॉइज। तो कहने का मतलब है सारे सेंटेंसेस जो है वो वन सेंटेंस है, प्रीपोजिशन यहाँ गेनेटिव है, तो उस वजह से आर्टिकल चेंज हुए और उसके अकॉर्डिंगली आपने देखा है। सेंस दे रहा है बिकॉज का, बिकॉज ऑफ का, बिकॉज नहीं, बिकॉज ऑफ। क्योंकि अगर बिकॉज का सेंस देगा तो फिर वाइल चाहिए हमें, प्रॉपर वाइल चाहिए। ट्रॉट्स भी आप लोगों ने उस टाइम देखी थी, और ट्रॉट्स का मतलब क्या होता है? ऑल्दो। ऑल्दो दो सेंटेंस नहीं, एक ही रहेगा, पर सेंस क्या देगा? कॉन्ट्राडिक्ट। कि ट्रॉट्स देस रेगन्स gehen wir spazieren, कि रेन हो रही है उसके बावजूद भी कहां जा रहे हैं? वॉक पे। ट्रॉट्स देस प्रॉब्लम्स lächelt er, ये प्रॉब्लम्स है फिर भी वो हंस रहा है। ट्रॉट्स देयर Hitze arbeitet sie, कि ऑल्दो हीट है स्टिल शी इज वर्किंग। ट्रॉट्स देयर Schwierigkeiten geben wir nicht auf, aufgeben का मतलब क्या होता है? aufgeben का मतलब क्या होता है? गिव अप करना। तो ट्रॉट्स देयर Schwierigkeiten geben wir nicht auf, कि ऑल्दो डिफिकल्टीज है पर फिर भी हम क्या नहीं कर रहे हैं? गिव अप। ट्रॉट्स देस winds flicked their ball white, कि ऑल्दो द विंड है
जो वॉल है वो कहाँ जा रही है, बॉल जो है वो कहाँ जा रही है, और फार फ्लाई हो रही है। तो ट्रॉट्स का मतलब क्लियर हो गया आपको क्या मतलब होता है, ऑल्दो, और ये गेनेटिव प्रीपोजिशन है। देखो क्या होता है, जैसे जैसे ग्रामर बढ़ती जाएगी आपको याद रखना जरूरी है कि वेगन प्रीपोजिशन गेनेटिव है ना, ट्रॉट्स प्रीपोजिशन गेनेटिव है, वेरेंट प्रीपोजिशन गेनेटिव है, क्योंकि जब आप स्प्राक बाउस्टाइन एंड में जाके करोगे तो वहां तो सब कुछ आएगा। फिर मैं आपको यूं याद दिलाऊंगा, देखो ट्रॉट्स, जिसको याद रहेगा या जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हो तो एक पकड़ लेगा कि अरे हाँ ट्रॉट्स तो गेनेटिव प्रीपोजिशन है, तो गेनेटिव में क्या होता है वो आ गया, उसका मीनिंग क्या होता है वो आ गया। तो इसलिए आपको है ना स्टार्टिंग फेज में और B1 में तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जब ये कर लो ना पूरा, और जब एग्जाम दो या स्प्राक बाउस्टाइन करो तो आपको यूं लगे यार कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि आपने बहुत टाइम दे चुका है, फेमिलियर हो चुके हैं आप, बहुत ज्यादा फेमिलियर। इनर हाल्फ का मतलब क्या होता है, विद इन और इनसाइड। सो इनर हाल्फ दिस गिबॉइडस डार्फवार्ड निस्ट राउक है, यानी इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग जो है उसमें अलाउड नहीं है क्या, स्मोकिंग। इनर हाल्फ दिस मोनार्ड्स, टाइम के सेंस में भी है और प्लेस के सेंस में भी है। बिल्डिंग के अंदर प्लेस हो गया, और टाइम के सेंस में मंथ के अंदर अंदर, अपन बोलते हैं ना अंदर अंदर मंथ के। तो इनर हाफ दिस मोनार्ड्स बिजालेश, ये 1 महीने के अंदर अंदर में पे कर दो। इनर हाफ देयर स्टार्ट, ये प्लेस के सेंस में सिटी के अंदर। इनर हाफ देयर फेरियन, वेकेशन के अंदर अंदर। इनर हाफ दिस पार्क्स, यानी पार्क के अंदर अंदर, ये प्लेस के सेंस में। आउटर हाफ का मतलब आपको पता ही है, आउटसाइड होता है। तो आउटर हाफ दिस हाउसेस वार्टेड आइनहुंड, तो आउटसाइड हाल्फ दिस हाउसेस का मतलब क्या हो गया, यानी आउटसाइड ऑफ द हाउस कौन वेट कर रहा है, हुंड। हुंड यहाँ पे जो है नॉमिनेटिव केस में है। देखो जो आपने स्टार्टिंग से सीखा है नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव दाटिव, वो तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है, उसका ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंज आया है, वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। आउटसाइड हाल्फ दिस डॉग्स इज दिस रूइश, यानी कि आउटसाइड ऑफ द विलेज जो है वो क्या है, काम है। आउटसाइड हाल्फ देयर शूले स्पिलन द किंडर, यानी आउटसाइड द स्कूल जो है बच्चे खेल रहे हैं, तो बस वही है। आउटसाइड हाल्फ देयर ओफनुंग्स साइटन, तो ये जो ओफनुंग साइटन है वो एक्चुअली किससे रिलेवेंट है, टाइम से, यानी कि आउट ऑफ द ओपनिंग टाइमिंग। आउटसाइड हाल्फ देस लैंडर्स, तो यहाँ पे ये प्लेस के सेंस में है कि आउटसाइड ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनर हाल्फ और आउटर हाल्फ ये दोनों भी कौन सी प्रीपोजिशन है, गेनेटिव। ठीक है, तो आपके B1 के सिलेबस की अगर हम बात करें तो गेनेटिव प्रीपोजिशंस इतनी ही है आपके पास में। जैसे आप B2 में जाओगे तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस प्रीपोजिशंस ऐड हो जाएंगे। अगर आपने B1 में ये सीख लिया कि होता क्या है, फिर तो नाम ही तो ऐड हो रहा है, बाकी कुछ नया थोड़ी आ रहा है, वही आर्टिकल वैसे चेंज होंगे, बस मीनिंग चेंज हो जाएगी कि नई नई प्रीपोजिशन 2 4 5 ऐड होके आ जाएगी गेनेटिव में भी, और ऐड होगी अभी, पर अभी तक B1 में आपके पास में यही है। तो बताओ गेनेटिव प्रीपोजिशंस कौन कौन सी हो गई आपके पास में है, वेरेंट, इनर हाल, आउटर हाल, और वेगन, ट्रॉट्स, ये सारे आपको बस ध्यान रखने हैं कि ये गेनेटिव प्रीपोजिशंस होती है। मीनिंग इनका आपको पता ही है, ट्रॉट्स का मतलब ऑल्दो है, वेगन का मतलब बिकॉज है, इनर हाल्फ का मतलब इनसाइड है, आउटर हाल्फ का मतलब आउटसाइड है, ट्रॉट्स का मतलब ऑल्दो है, वेरेंट का मतलब ड्यूरिंग है। गेनेटिव का यूज देखो आपको ऐसे एक एक लाइन के हैं ये टॉपिक्स, अगर अच्छे से समझ में आ जाए। कोई पूछे गेनेटिव क्या होता है, दो नाउन को कंबाइन करते हैं, उनमें उनकी बिलोंगिंग दिखाते हैं, देयर से देयर, मैस्कुलिन और न्यूट्रल देश में कन्वर्ट हो जाता है, फेमिनिन और प्लूरल देयर में कन्वर्ट हो जाता है, बस टॉपिक ही खत्म। कोई पूछे गेनेटिव प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, तो ये 5 प्रीपोजिशन गेनेटिव। कोई पूछे परफेक्ट में क्या होता है, हाबन साइन का कॉन्जुगेशन पार्टिसिप्स वाई होता है। कोई पूछे एक्यूजेटिव क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, पर्सन हो या थिंग। दाटिव क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, पर्सन दाटिव थिंग एक्यूजेटिव। कनेक्टर क्या कौन कौन से हैं, रीजन वाले, वाइल है, दा है, सुमाल है, देन है, देन की 0 पोजीशन होती है, वाइल की एंड होती है। तो जिंदगी भर यही तो याद रखना है। अभी आप 2026 में जर्मन सीख रहे हो, ये थोड़ी कि 2050 के अंदर कुछ और ही बन जाएगा। अब वाइल नहीं, वाइल में वो पोजीशन लास्ट नहीं होगा, पहले पे ही रखेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रूल्स हमेशा फिक्स है, ये तो आपने एक बार अपने दिमाग में घुसा लिए, घुस गए बस। वो आपको बार बार प्रैक्टिस करके एकदम खतरनाक बना लेने हैं, क्योंकि आप दे रहे हो टेल का एग्जाम, तो टेल के एग्जाम में वहां पे आएगा ये सब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रूल्स अच्छे से रखने हैं।